पहला क्वेश्चन है, राइबोसोम ईआर से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? यानी जो राइबोसोम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा पहला, राइबोफ्लोरिन के द्वारा जुड़े होते हैं। आपको बता दें कि प्रोटीन निर्माण खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होता है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक खुरदरा और एक चिकना। तो जो खुरदरा होता है वो खुरदरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपके रहते हैं, इसलिए वो खुरदरा हो जाता है। तो प्रोटीन निर्माण खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होता है और इसकी जो बाहरी सतह होती है, बाहरी सतह पर राइबोसोम होते हैं, जिसके कारण यह खुरदरा दिखाई देता है। और राइबोसोम ही प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं और राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोफ्लोरिन के द्वारा जुड़े होते हैं। किससे? राइबोफ्लोरिन के द्वारा जुड़े होते हैं। तो राइबोफ्लोरिन ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि जोड़ने का कार्य करती है। किसको? राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में पाया जाने वाला वह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें एक वलय संरचना होती है? यानी डीएनए जो होता है उसमें कौन सा ऐसा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है जिसमें एक वलय संरचना होती है? यूरेसिल, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, थायमीन। बता दें कि जो डीएनए है, डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं और ये 2 भागों में बटे होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। जो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं ये 2 भागों में बटा होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। जो प्यूरिन है इसमें 2 वलय संरचना होती है, एडेनिन और ग्वानिन इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि जो पिरामिडिन है इसमें एक वलय संरचना होती है और इसके अंतर्गत साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल आते हैं। तो जो थायमीन है ये डीएनए में पाया जाता है और इसी की जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। यदि आप लोग डीएनए के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में सभी वीडियो चित्र सहित अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। पूरी जानकारी एक बार में ही समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे छोटा आरएनए है? सबसे छोटे आरएनए का नाम बताना है। पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए सबसे छोटा आरएनए होता है। और जो एमआरएनए है ये सबसे बड़ा आरएनए होता है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा आरएनए कौन है तो बताएंगे एमआरएनए, और सबसे छोटा आरएनए तो टीआरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, शर्करा। एंजाइम क्या होते हैं? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन्स होते हैं, यानी एंजाइम संरचनात्मक रूप से प्रोटीन है और एंजाइम प्रोटीन के समान एमिनो अम्ल के बहुलक है कह लीजिए, और इनका संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। कहाँ से संश्लेषित होते हैं, कहाँ से बनते हैं? राइबोसोम से। और किसी एंजाइम को सक्रिय होने के लिए किसी कारक या कह लीजिए कि फैक्टर की जरूरत होती है और इन्हीं को एंजाइम या प्रोस्थेटिक समूह या कोफैक्टर कहा जाता है। प्रोस्थेटिक समूह या कोफैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देते हैं। जो एंजाइम है ये रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, क्या देकर या क्या घटाकर या क्या बढ़ाकर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, सक्रियण ऊर्जा को घटाकर। बता दें कि एंजाइम बायो कैटालिस्ट होते हैं या बायो उत्प्रेरक होते हैं और सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है। यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसी पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ करने के लिए जरूरी होता है, उसे ही सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है या एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। यानी वो सक्रिय हो जाए उसी में, तो वही एक्टिवेशन ऊर्जा हो गई। और अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं इसीलिए प्रारंभ नहीं हो पाती हैं क्योंकि उनका जो सक्रियण ऊर्जा का मान है बहुत अधिक होता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के बीच के आबंध होने चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, दुर्लभ एवं अल्पकालिक होने चाहिए। दुर्लभ एवं अल्पकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा घटाकर। प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा को घटाकर एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है। नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, प्रोस्थेटिक समूह नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है। और एंजाइम प्रोटीन और नॉन प्रोटीन का बना होता है, या कह लीजिए कि इन भागों का बना होता है। प्रोटीन वाला जो भाग होता है ये एपो एंजाइम कहलाता है, और नॉन प्रोटीन वाला भाग जो होता है कोफैक्टर कहलाता है। और कोफैक्टर दोबारा से कह लीजिए कि पुनः कई समूहों में बटा होता है, जैसे प्रोस्थेटिक समूह, कोएंजाइम, मेटल आयन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीएन का अर्थ है। टीपीएन का क्या अर्थ है बताना है। तो इसमें से आंसर सही होगा सी, ट्राईफास्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड। ट्राईफास्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड टीपीएन का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है बैक्टीरिया में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इन सभी में वृत्ताकार डीएनए किस में पाया जाता है? पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, और इसका आंसर सही होगा डी, इनमें से सभी में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। बता दें, वृत्ताकार डीएनए या सर्कुलर डीएनए अणु बैक्टीरिया, हरित लवक क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी में पाया जाता है। और इस प्रकार के जो डीएनए होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रकीय भाग में पाए जाते हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं उनके कुछ कोशिकांगों में भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में रेखीय डीएनए अणु पाया जाता है, रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफाइड्स किसके बने होते हैं? पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रेफाइड्स किसके बने होते हैं। आंसर सही होगा इसमें बी, कैल्शियम ऑक्सालेट के बने होते हैं। बताते चलें कि पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बहुत से खनिजों के क्रिस्टल पाए जाते हैं। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनके कोशिका द्रव्य में बहुत से खनिजों के क्रिस्टल पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से अगर पूछा जाए तो रेफाइड्स जो होते हैं ये सुई के आकार की होती हैं और कैल्शियम ऑक्सालेट की बनी होती हैं। इस तरह से सिस्टोलिथ होता है, अंगूर के गुच्छों के आकार का होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफाइड्स होते हैं क्या होते हैं? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया यहाँ पर। तो इसका आंसर सही होगा सी, कैल्शियम ऑक्सालेट के सूच्याकार क्रिस्टल होते हैं रेफाइड्स। मैंने बताया था रेफाइड्स कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में क्रिस्टल जैसे पाए जाते हैं, खनिजों के क्रिस्टल होते हैं, और ये सुई के आकार की और कैल्शियम ऑक्सालेट की बनी है तो रेफाइड्स होगा। अंगूर के गुच्छों जैसा है तो सिस्टोलिथ होगा, और अंगूर के गुच्छों ये सिस्टोलिथ है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रिका का संबंध किसके संश्लेषण से है? यानी केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाई जाती है उसका संबंध किसके संश्लेषण से है? पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, आरआरएनए के संश्लेषण से है। आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका या न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, यानी यहाँ पर बनता है, और आरआरएनए आरएनए का सबसे स्थायी रूप होता है, और यह कुल आरएनए का 80% भाग होता है। यदि आप लोग आरएनए के प्रकार और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, एक बार में समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन में समर्थ है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए नहीं है फिर भी वो द्विगुणन कर सकता है? प्लाज्मिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, केंद्रक। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, सेंट्रियोल वह कोशिकांग है जिसमें डीएनए तो नहीं होता है लेकिन फिर भी वो द्विगुणन कर सकता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसका आंसर सही होगा सी, राइबोसोम वाष्पोत्सर्जन। ये सही नहीं, बाकी सभी सही। यानी माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का केंद्र होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, कोशिका भित्ति परासरण में सहायक होती है, जबकि जो राइबोसोम है ये वाष्पोत्सर्जन नहीं। राइबोसोम का क्या कार्य होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। यानी राइबोसोम का कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, ना कि वाष्पोत्सर्जन से। और राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना कहा जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से मैंने बताया, क्लोरोप्लास्ट का संबंध प्रकाश संश्लेषण से बताया, ये लिखा भी है, बताया क्या उसमें, और कोशिका भित्ति का संबंध परासरण से होता है या ऑस्मोसिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए निर्मित होते हैं केवल किससे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूक्लिक अम्लों से, प्रोटीन से, लिपिड से, इन सभी से। तो आंसर इसमें सही होगा पहला, डीएनए न्यूक्लिक अम्लों से निर्मित होते हैं। यानी न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, जिसमें से यहाँ पर डीएनए के बारे में पूछा गया है, तो न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होंगे। यानी डीएनए का क्या मतलब हुआ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये है क्या वास्तव में, तो एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, और इसकी इकाई क्या होती है अगर पूछा जाए तो न्यूक्लियोटाइड होती है। कहने का मतलब यह है कि यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, और न्यूक्लियोटाइड का एक अणु जो होता है वो पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार तथा फास्फेट से मिलकर बना होता है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में डीएनए की रासायनिक संरचना वाला वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के आरएल मॉडल का सुझाव किसने दिया था। डीएनए का जो आरएल मॉडल है उसका सुझाव किसने दिया था। पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, शशि शेखरन ने दिया था। शशि शेखरन, बता दें कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने वैज्ञानिक शशि शेखरन ने डीएनए का आरएल मॉडल प्रस्तुत किया था, और इनके अनुसार डीएनए के दाहिने यानी राइट तथा बाएं यानी लेफ्ट सूत्रों में बराबरी का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शोध क्रिया प्रणालियों में से कौन डीएनए का पता लगाने के लिए उपयोग में लाई गई थी। यानी डीएनए का पता लगाने के लिए इनमें से कौन शोध प्रक्रिया उपयोग में लाई गई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, सर्दन शोध। सर्दन शोध लाई गई थी, यानी सर्दन जो ब्लॉटिंग होती है उसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वर्णक जल में घुलनशील है। ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो जल में घुलनशील है। कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, एंथोसाइनिन जल में घुलनशील होता है। जो एंथोसाइनिन है पादप कोशिकाओं के कोशिका रस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोजाइम पाए जाते हैं लार में, आंसुओं में, दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया में। लाइसोजाइम किस में पाए जाते हैं। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, लाइसोजाइम लार और आंसुओं दोनों में पाए जाते हैं। यानी लाइसोजाइम विशेष प्रकार के एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होते हैं जो लार, आंसू तथा अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम सीसी तथा सीएन बंध के टूटने से उत्प्रेरित करता है। इनके टूटने को उत्प्रेरित करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर सही होगा पहला, हाइड्रोलिसिस एंजाइम जो होता है ये सीसी तथा सीएन बंध के टूटने को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपापचायक है। द्वितीयक उपापचायज बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीयक उपापचायज है कौन। इसमें से आंसर सही होगा सी, मेवलानिक अम्ल जो होता है ये द्वितीयक उपापचायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं है। क्या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन, न्यूक्लिक अम्ल, राइबोसोम। इसमें से आंसर सही होगा पहला, कोलेस्ट्रॉल अधिकांश कोशिकाओं में नहीं होता है। कोशिका में सबसे स्थायी आरएनए का नाम बताना है। कोशिका के अंदर सबसे स्थायी आरएनए कौन सा होगा। आंसर होगा आरएनए सबसे स्थायी आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रिका किसके संश्लेषण का स्थल है। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा पहला, आरएनए केंद्रिका में संश्लेषित होता है। यानी केंद्रिका किसके संश्लेषण का, तो आरएनए संश्लेषण का स्थल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोन्यूक्लियस उदाहरण है। राइबोन्यूक्लियस किसका उदाहरण है? आंसर सही होगा इसमें पहला हाइड्रोलेस का उदाहरण है। यानी जो राइबोन्यूक्लियस है यह एक हाइड्रोलेस श्रेणी का एंजाइम है और यह एंजाइम राइबोन्यूक्लिक अम्ल को जल अपघटन के द्वारा तोड़ता है। आशा है आप सभी लोगों को आज के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और यदि समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।